हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी प्रोग्राम द्वारा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत 10th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और आपके आगे आने वाली स्टडीज में भी। ऑर्गेनिक चैप्टर, केमिस्ट्री का ये चैप्टर एक बेस है। मेरा नाम नीरू है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कमारी से हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले आप देखिए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे इस चैप्टर के। वो है, हम जानेंगे कि कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं हम, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, और कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम कहते हैं बच्चों श्रृंखलन या कैटिनेशन। इसके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक होगा संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। तो यहाँ पर आपको बच्चों कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कोल दिखाई दे रहा है, चौक दिखाई दे रहा है, गैस के सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप डेली देखते ही रहते हैं। और इन सब में एक कॉमन चीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, वो है आपका कार्बन। तो इसी को लेकर हम आज अपना चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर के नाम में ही दो वर्ड्स हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन इतना इम्पोर्टेंट तत्व क्यों है, इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कार्बन के बारे में, तो चलो एक तत्व है कार्बन, और लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि यौगिक बनते कैसे हैं। लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिख रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस प्रकार बना। तो आबंध बनते हैं इनके बीच में, दो तत्व हैं यहाँ पर देखिए, सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन। और सोडियम क्लोराइड बनने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन को दे देता है एक इलेक्ट्रॉन। और आपने ये लास्ट चैप्टर धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ा है कि किस प्रकार ये आपके जो है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो दूसरी तरफ क्लोरीन की तरफ जा रहा है, तभी एक आबंध बना इनके बीच में। तो दोबारा से देख लीजिए आप इसे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसफर होने से आबंध बन रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आप, इलेक्ट्रॉन जो है जब ये ट्रांसफर होते हैं तो आपके पास बना NaCl, और इसे ही हम यौगिक कहते हैं बच्चों। तो कार्बन भी क्या ऐसे ही यौगिक बना सकता है, हमने ये देखना है यहाँ पे। और आप मुझे याद करके यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके और ये भी बताएं कि ये किस तरह का आबंध बनाया सोडियम क्लोराइड ने, इस आबंध का क्या नाम था। हो सकता है आपको याद आ गया हो, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ही धातु और अधातु में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये आबंध जो है आयनिक आबंध कहलाते हैं। इन आबंधों को हम आयनिक आबंध कहते हैं। तो इस तरह के जो आबंध हैं हमारे, आयनिक आबंध हैं, तो कार्बन भी क्या इसी तरह के आबंध बनाकर जो यौगिक बनाता है, या उसका यौगिक बनाने का तरीका कुछ और है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि जब आयनिक आबंध बन रहे थे तो यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, इधर से आप और इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम के पास 11 परमाणु हैं, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है बच्चों 2, 8 और 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सोडियम के पहले
जो कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए ये अपना एम शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देता है। और क्लोरीन जिसके पास की 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जिसके पास की 7 इलेक्ट्रॉन है, वो ये 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है और हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। अब हमने ये देखना है कि क्या कार्बन में भी ये क्षमता है, वो भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके आबंध बनाता है, या उसके आबंध बनाने की प्रक्रिया कुछ इससे अलग है। इसको जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। तो चलो हम देखते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, जिससे कि हम पता लगा सकें कि वो किस तरह के आबंध बनाता है। ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कार्बन के बारे में सारी जानकारी। कार्बन जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सी। कार्बन का प्रतीक चिन्ह है बच्चों सी। और कार्बन की परमाणु संख्या है 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा इसका 2। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 4 ही और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब हमें ये देखना है कि क्या कार्बन ऐसा करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को या तो वो लूज करे या गेन करे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो वो किसी अन्य तत्व को दे दे या फिर किसी अन्य तत्व से ये 4 इलेक्ट्रॉन वो ले ले। तो हम देखते हैं कि ऐसा करेगा कार्बन या किस प्रकार से आबंध बनाएगा। अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया था, 1 ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण वहां पर हुआ था, जबकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हमें देखना पड़ेगा कि कार्बन 2 स्थितियां कार्बन के साथ बन सकती हैं। कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे अन्य तत्व को, यहाँ पर आपके पास 2 स्थितियां बन सकती हैं कार्बन में, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और कार्बन धन आयन बना दे, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। और या फिर दूसरी स्थिति हमारे पास हो सकती है बच्चों कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से प्राप्त करे, तभी वो अपना अष्टक पूरा कर पाएगा। लेकिन दोनों ही स्थितियां आप सोच के देखिए कि क्या ये संभव है। देखिए, कार्बन का जो परमाणु है उसके न्यूक्लियस में, उसके केंद्रक में कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन है। और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को देने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। एक तत्व में से अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके लिए एक परमाणु को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो कि उसको उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी दूसरे तत्व से लेता है तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले ही है और फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, पूरी जो संख्या हो जाएगी। और प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं, केवल 6 प्रोटॉन हैं, जो कि इसको एक तरह से अस्थिर बना देंगे। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन फिर क्या करे कि उसके यौगिक भी बन जाए और उसको इस स्थिति का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन इस स्थिति का सामना कैसे करता है। तो कार्बन जो है एक अन्य तरह के आबंध बनाता है। अब कार्बन ये वाले आबंध, आयनिक आबंध तो नहीं बना सकता, तो कार्बन जो है एक अन्य तरह के आबंध बनाता है, जिनका नाम क्या है बच्चों, जिनका नाम है सहसंयोजी आबंध। जिनका नाम है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी मतलब क्या होगा कि कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ शेयरिंग कर लेता है, दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, और जो आबंध बनते हैं उनका नाम है सहसंयोजी आबंध।
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए वो शेयरिंग करके, साझेदारी करके आबंध बनाता है। तो देखते हैं हम कैसे साझेदारी करते हैं। तत्व जो हैं, और भी बहुत सारे तत्व हैं बच्चों जो साझेदारी करके ही आबंध बनाते हैं। हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हमारे पास। पहले कार्बन पर जाने से पहले हम देखते हैं कि और अन्य कौन से तत्व हैं जो साझेदारी, इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी करके आबंध बनाते हैं। देखिए आप यहाँ पर, जैसे हमने सबसे पहला उदाहरण लिया अपना हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हाइड्रोजन के पास, हम देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्पष्ट कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का हमारा एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है। अब दोनों के पास ही बाह्य कोश में जो है उत्कृष्ट गैस संयोजन प्राप्त इनके पास नहीं है। तो दो हाइड्रोजन के परमाणु क्या करते हैं, अपना एक एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी साझेदारी कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं ये साझेदारी। अभी हम इसको आगे प्ले करते हैं वीडियो को, तो आप देख पाएंगे कि दोनों जो हाइड्रोजन है, अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपने उस एक एक इलेक्ट्रॉन की को साझेदारी कर लेते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के साथ साझेदारी करके और अपना जो है कोश को पूरा कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना, दोनों ने साझेदारी करी और इनके पास अब हाइड्रोजन के पास, दोनों के पास दोनों दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरह के जब आबंध बनते हैं साझेदारी से, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सह संयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। उसे हम सह संयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन, दो का मतलब क्या होता है बच्चों, पेयर ना, दो का मतलब होता है पेयर। यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो साझेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से लिख के भी बता देती हूँ। तो जब दो इलेक्ट्रॉन हम साझेदारी करें तो हम उसको एक लाइन से शो करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है कि ये एक लाइन का मतलब क्या है हमारा। एक लाइन का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन, ये लाइन हमें दिखा रही है, ये जो लाइन है आपको ये दो इलेक्ट्रॉन दिखा रही। तो इस बात को आपने भूलना नहीं है बच्चों, आगे आपको ये फिर यूज होएगी। अब एक तरह, ये इस तरह जब दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं तो बॉन्ड जो बन रहा है, आबंध जो बन रहा है, उसको हम कहते हैं एकल आबंध। उसको हम क्या कहते हैं, एकल आबंध या फिर सिंगल बॉन्ड। एकल आबंध, या इसको हम बोलते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो और तत्वों में हम देखते हैं कि क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के भी हमारे पास बॉन्ड बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर मान लो दो पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो हमारे पास द्विआबंध, त्रिआबंध, इस तरह के आबंध भी बन सकते हैं। हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की बच्चों परमाणु संख्या क्या है, 8। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाह्य कोश में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके बाह्य कोश के ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस प्रकार से देखिए साझेदारी करते हैं और द्विआबंध बनाते हैं। ऑक्सीजन में आप देख पा रहे हैं कि हमने, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर दो पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर रहे हैं और द्विआबंध बना रहे हैं।
यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारा, इस तरह से ऑक्सीजन के दो पेयर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो युग्म है, एक ये और एक ये। और इस तरह O2 बनता है हमारे पास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का अणु हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ दो पेयर साझेदारी कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं हम इसको किस तरह से दिखा रहे हैं बच्चों, दो लाइंस ड्रॉ करके, इस तरह से, बार बार डॉट्स या क्रॉस ना बना के हम इसको इस तरह से। तो जब इस तरह का आबंध आएगा हमारे पास, तो हम इसको डबल बॉन्ड या द्विआबंध कहते हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम द्विआबंध कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या ट्रिपल बॉन्ड भी कुछ होता है। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है बच्चों, जैसे ये यहाँ पे दो पेयर साझेदारी कर रहे थे तो द्विआबंध बना, अगर तीन पेयर साझेदारी करेंगे तो हमारे पास त्रिआबंध बनेगा। त्रिआबंध में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना नेक्स्ट, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है बच्चों 7। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है हमारा, इसकी परमाणु संख्या आपकी है बच्चों, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या हो जाती है बच्चों 7। नाइट्रोजन जो है इसकी परमाणु संख्या है बच्चों 7, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 5। यहाँ पर आपको बाह्य कोश के 5 इलेक्ट्रॉन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और अष्टक पूरा करने के लिए बच्चों इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। वेरी गुड, मुझे लग रहा है आपको अब समझ आ रही होगी ये बात कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और 3 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर साझेदारी करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह के आबंध को हम त्रिआबंध कहते हैं। हम बार बार क्रॉस या डॉट्स से नहीं दिखाएंगे इसको, हम इसको इस तरह से, ये जो आबंध बना जहाँ पे तीन युग्म, तीन पेयर या तीन युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, उसको हम कहते हैं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध। ये तीनों आपने याद रखने हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट जो हमारा उसमें स्लाइड में, कि भाई किस तरह से जो है कार्बन जो है इस तरह के आबंध कैसे बनाता है। अभी तक आपने ये समझ लिया कि साझेदारी से बनने वाले जो आबंध हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सह संयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन जो है इस तरह के आबंध कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो हम बोल रहे हैं बार बार, या हम कह रहे हैं कि सह संयोजी आबंध। अब कार्बन जो है, फिर से हम एक बार, कार्बन की संयोजकता को आपने भूलना नहीं है बच्चों, क्योंकि चैप्टर ही हमारा कार्बन पे है, तो हम कार्बन के बारे में या कार्बन की संयोजकता ही इसको इतना विशेष बनाती है बच्चों कि देखो पूरा चैप्टर इस पे डिवोट हो गया। ये कितना इंपॉर्टेंट तत्व, जो कि प्रकृति में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर वस्तु में हमें कार्बन मिल रहा है। अब कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बच्चों 2 और 4। अब कार्बन को हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दूसरा तत्व ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको अपना बाह्य कोश पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए साझेदारी कर रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे रेड कलर का जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन का है, और 4 जो क्रॉस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके सह संयोजी आबंध बनाता है। और ये सबसे सिंपल हमारा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि देखिए इसमें इस जो यौगिक में आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं इनको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन।
इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हम अपने चैप्टर पर एक तरह से आ गए हैं। जो हमारा चैप्टर है कि किस तरह के आबंध बना रहा है कार्बन, यही कारण है, इसकी संयोजकता ही मेन चीज है बच्चों, जो इसको इतने सारे यौगिक बनाने में मदद करती है। इस तरह की वैलेंसी या संयोजकता को हम चतुः संयोजकता कहते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट गुण है और ये आपने याद रखना है। चतुः संयोजकता या टेट्रावेलेंसी। टेट्रा संयोजकता होती है बच्चों आपकी वैलेंसी। आपको जो भी लैंग्वेज इजी लगे आप उसी में याद कर सकते हैं। और इस प्रकार हमें जो यौगिक मिला, हमारा सिंपलेस्ट यौगिक, नाम है इसका मीथेन, CH4। और नाम क्या है इस यौगिक का? हमारे मीथेन। ये भी बहुत आपको आगे बार बार सुनने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहीं से हमारे कार्बन के यौगिक, चैप्टर के नाम में देखो शब्द है यौगिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सबसे पहला यौगिक बना वो क्या है? मीथेन। और कैसे बना? सह संयोजी आबंध यहाँ पर हैं और चार कार्बन ने चार हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके इस तरह का जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है स्पष्ट कि यहाँ पर चार कार्बन जो है चार हाइड्रोजन के साथ संयोजन कर रहे हैं और सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं बच्चों। वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप भूलेंगे नहीं कि सिंगल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इन डॉट्स और क्रॉस को हटाकर हम ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे लिख सकते हो आप? CH, एक H हमारा इधर आ जाएगा, एक H हमारा इधर आ जाएगा, एक H हमारा इधर आ जाएगा। आपने ये स्ट्रक्चर इसका याद रखना है। इसी तरह हम अन्य आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों। ठीक है? लाइंस, एक लाइन जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाती है। ये इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हमारी अभी यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि आगे हम इसी चीजों को यूज करेंगे। तो आपने इनको अपने दिमाग में अच्छे से रखना है। और आप चाहें तो एक दो बार इसको देख सकते हैं स्लाइड को, और थोड़ा सा बुक में से भी आप रेफरेंस जरूर लें, जिससे कि अब ये आ गए हमारे पास सह संयोजी जो हमारे आबंध हैं उनके गुण धर्म। उनमें ऐसे क्या गुण होते हैं? जैसे आपने आयनिक यौगिकों के गुण धर्म पढ़े थे कि उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह बच्चों सह संयोजी जो हमारे आबंध है उनके भी कुछ गुण धर्म होते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है कि इनके, इन यौगिकों के जो है गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं कम होते हैं। इन यौगिकों में कम क्वथनांक और गलनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत कम होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देके बता सकती हूँ। जैसे विनेगर है, हमारा सिरका है, तो बहुत कम तापमान पर ही ये पिघल जाते हैं और उबलने लगते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो क्या है? सह संयोजी आबंध वाले अणुओं में प्रबल आबंध होता है। प्रबल आबंध यानी देखिए इनमें दो आबंध कैसा बन रहा है? इनमें सह संयोजी आबंध जो बन रहा है वो कैसा आबंध है? प्रबल। आपस में, जैसे हम फिर से अपना सबसे सिंपल मीथेन का ही उदाहरण ले लेते हैं कि इसमें जो आबंध बन रहा है ये तो कैसा है? प्रबल है। हाइड्रोजन के साथ ये जो आबंध बना रहा है वो तो कैसा है? प्रबल आबंध है। लेकिन इसमें जो अंतर आणुक, जो हमारा ये शब्द आ रहा है, आप देखिए अंतर आणुक जो शब्द है हमारा, इसको समझिए आप। अंतर आणुक बल जो है, यानी दो, अगर हम एक और मीथेन ले लें यहाँ पर, एक और मीथेन ले लें हम, तो उसके साथ इनका जो आपस में बीच में संबंध है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। यानी यहाँ पर ये जो आबंध है इनका, यहाँ पर जो बल है इनके बीच में वो कैसा होता है? कमजोर होता है या कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि जब आपने लास्ट चैप्टर धातु और अधातु में पढ़ा था तो आपने देखा था
कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके धन आयन बना रहा है, और क्लोरीन जो है एक आयन लेकर ऋण आयन बना रहा है। और आपको पता ही है जब आयन बनेंगे तो विद्युत का चालन होगा। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा, उनकी शेयरिंग हो रही है बच्चों। तो ज्यादातर जो हमारे ये सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं बच्चों, आप इनको जरूर याद रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इसको पॉइंट वाइज समझ लिया कि तीनों पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आगे बढ़ते हैं अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, कि हमने कार्बन यौगिकों में और क्या, कार्बन के बारे में हमने और क्या जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, हीरा, ग्रेफाइट और आपको फुलेरिन, तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। ये क्या है बच्चों, ये कार्बन के ही रूप हैं लेकिन अलग अलग। तीनों में कार्बन है, तीनों में क्या है, कार्बन है। हीरा जो है वो भी कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, और फुलेरिन भी। तो कार्बन जो है तीन भौतिक रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। नाम याद हो गए होंगे आपको। चलिए हम देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर यानी इनकी संरचना कैसी है, क्या अंतर है। भौतिक रूप से ये बिल्कुल अलग है बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है। भौतिक रूप से देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा हीरा है वो सबसे कठोर, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कहीं, कि हीरा जो है बहुत कठोर पदार्थ है हमारा। और यहाँ पर अब आप जान चुके हैं क्योंकि आबंधों के बारे में। तो एक कार्बन जो है बच्चों वो तीन अन्य कार्बन, चार अन्य कार्बन के साथ एक टाइट पैक्ड रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। अब जैसे ये वाला कार्बन है, इसके साथ फिर कार्बन, इसके साथ फिर तीन कार्बन। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और इसके बीच में कोई खाली स्थान नहीं रहता, इधर भी कार्बन, ये आपस में आबंध बना रहे हैं, ये आपस में आबंध बना रहे हैं। तो एक टाइट स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या होता है कि हीरा जो है विद्युत का क्या है, कुचालक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर है, और यही कारण है हीरा एक कठोर पदार्थ है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे अपर रूप पे, वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक चिकना फिसलनदार पदार्थ है इसमें भी कार्बन और हीरे में भी मुख्य तत्व जो है हमारा क्या है, कार्बन ही है। कार्बन के ही रूप हैं दोनों, रासायनिक रूप से बिल्कुल एक जैसे, लेकिन भौतिक रूप से जो हमें दिखाई देता है बच्चों वो हमारा भौतिक रूप है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ये षटकोणीय तल बनाता है, यानी एक कार्बन जो है तीन अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एक कार्बन जो है यहाँ पे फ्री है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फ्री है। और यही कारण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, कि ये कैसे तल बनाता है, षटकोणीय तल बनाता है। और इसलिए इसके बीच में खाली स्थान होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। हीरा जो है हमारा विद्युत का कुचालक है, और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि आपको पता है विद्युत का चालन करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पर ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो संरचना है वो कैसी है, षटकोणीय तल ये बनाता है। तीसरा हमारे पास क्या है बच्चों, फुलेरिन। तीसरा हमारे पास है फुलेरिन, और ये इसमें 60 कार्बन, इसको C60 भी बोलते हैं हम, 60 कार्बन जो हैं एक फुटबॉल की शेप की संरचना में है। यहाँ पर दो तरह की संरचनाएं बन रही हैं, एक तो बन रही है हमारी षटकोणीय संरचना, इस तरह से आप देख सकते हैं एक संरचना हमारी षटकोणीय, और एक है हमारी पेंटागन या पांच। तो इस तरह की दो संरचनाएं मिलकर 60 कार्बन जब जुड़े हुए होते हैं उस संरचना को हम फुलेरिन बोलते हैं। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए आप सारे के सारे एक बार ये तीनों नाम,
कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा जो है बिल्कुल ही कठोर संरचना है उसकी, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है, नरम है, और उसकी संरचना जो है षटकोणीय तल वो बनाता है। और तीसरी संरचना हमारी क्या है, फुलेरिन। तो इस तरह भौतिक रूप से जब कोई तत्व अलग अलग रूपों में मिले, अब रासायनिक अगर आप इनके गुणों की बात करेंगे तो रासायनिक रूप से ये बिल्कुल समान है। अगर इनका दहन किया जाए तो हर केस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। तो जब भौतिक रूप से तत्व हमें इस तरह से अलग अलग प्रकृति में पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर रूप। और इस गुण को क्या बोला जाता है बच्चों, अपर रूपता। इस गुण को बोला जाता है अपर रूपता या एलोट्रॉपी। बहुत हर चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर की। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी। तो आपने ये भी याद रखना है कि 3 कार्बन के कितने अपर रूप हैं, 3। फिर से बता देती हूँ मैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। इनकी संरचना आप कॉपी में भी ड्रॉ करें जरूर, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कार्बन की मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है श्रृंखलन। कार्बन के इतने सारे यौगिक क्यों बनते हैं बच्चों, बुक में भी आपके लिखा हुआ है कि कार्बन लगभग 3 मिलियन जो है पदार्थों में पाया जाता है। तो इतने पदार्थों बनाने के पीछे कार्बन में एक क्षमता है जिसको कहते हैं श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे कि बड़ी संख्या में उसके यौगिक बनते हैं और बड़ी लंबी लंबी ये श्रृंखलाएं बना सकता है। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, देखिए कार्बन कार्बन एकल बंध यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन कार्बन एकल बंध आपको दिखाई दे रहा है। और हमने सबसे पहला ही अपना जो पढ़ा था वो एकल बंध में, जैसे इस तरह की संरचनाएं सिंगल बॉन्ड एकल बंध बन रहे हैं यहाँ पे ना, हाइड्रोजन से हम इसकी संयोजकता को पूरा कर लेते हैं। और इस तरह बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं कार्बन जो है वो बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों मिसप्रिंट है, द्विआबंध। ठीक है, द्विआबंध बना सकता है कार्बन, यानी कि इस तरह से द्विआबंध वाली संरचनाएं बना सकता है। तो कार्बन की ये जो क्षमता है इसी को हम श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। इसी तरह त्रिआबंध बना सकता है, और भी कई तरह की संरचनाएं बना सकता है आपस में, जैसे श्रृंखला वो, ये तो आपका हो गया चेन्स। और उसके बाद आप ये ब्रांचिंग कर सकता है, दूसरी तरह की शाखित संरचनाएं बना सकता है। हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह होती हैं वो संरचनाएं, यानी कि अलग अलग जगह पे कार्बन जुड़ के शाखित संरचनाएं बना लेता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्बन के जुड़ने का जो तरीका है आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है कि यहाँ पर कार्बन जो है सीधे नहीं जुड़े हुए, कार्बन किस तरह से जुड़ा हुआ है देखो, एक कार्बन, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पर एक कार्बन जुड़ गया और सभी तरफ हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता को पूरा किया गया। यानी 4 कार्बन है यहाँ पर, थोड़ा सा दूर हो गया, 4 कार्बन है यहाँ पर। और लेकिन इनका जुड़ने का तरीका अलग है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इस तरह से जुड़े हुए थे ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में। तो इस तरह की जो शाखित संरचनाएं बना सकता है, तो कार्बन की ये क्षमता ही श्रृंखलन है बच्चों। अलग अलग तरह की संरचनाएं जो कि ये बना सकता है, शाखित संरचनाएं, सीधी संरचनाएं, और एक और तरह की भी संरचना बना सकता है। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपना, उसे हम कहते हैं रिंग शेप या वलय रूपी संरचना। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे आप इस तरह की संरचना कैसी होती है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसी संरचना है,
बंद संरचना है, रिंग शेप संरचना है, इसका नाम क्या है बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अब आप देख पा रहे हैं ना कि कितनी तरह की संरचनाएं। ये देखिए, ये एक और संरचना है जिसमें एक एकल आबंध है और एक द्विआबंध है। ये थोड़ी सी अलग संरचना है और इसका नाम है बच्चों बेंजीन। इसमें एक कार्बन जो है यहाँ पर ये एकल आबंध से जुड़ा हुआ है, फिर ये द्विआबंध, फिर एकल आबंध, इधर भी इस तरह द्विआबंध, एकल आबंध और द्विआबंध। इस तरह की संरचना का नाम है बेंजीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट औद्योगिक विलायक है। ठीक है। तो इतनी तरह की संरचनाएं बनाने के कारण ही कार्बन के इतने सारे जो यौगिक हैं वो बन पाते हैं, और यही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाता है कि कार्बन के इतने यौगिक क्यों बन सकते हैं, तो इसके दो कारण हैं बच्चों। मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं। वो क्या क्या हैं देखिए। एक तो इसकी संयोजकता, पहले भी मैंने आपको बताया था, इसकी चतुः संयोजकता जो है ये एक मुख्य कारण है कि ये इतने सारे आबंध या इतनी सारी संरचनाएं बना सकता है। अन्य तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता, खुद के साथ जुड़ने की क्षमता, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है श्रृंखलन, यानी कि कई तरह की लंबी संरचनाएं बना सकता है। इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि कार्बन जो है इतने सारे यौगिक क्यों बना सकता है, तो उसके लिए आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं कि ये दो पॉइंट्स के कारण कार्बन में ये क्षमता है कि वो इतने सारे यौगिक बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा चैप्टर, और समझ में भी आ रहा होगा बच्चों। चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको हो सकता है कि एक दो बार ये वीडियो देखने पड़े, तब आपको समझ में आए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो क्या है देखिए। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि कार्बन जो है कई तरह से जुड़ सकता है। हमने पिछले स्लाइड में भी समझा था इस चीज को, कि कार्बन जो है सीधी श्रृंखलाएं बना सकता है, शाखित संरचनाएं बना सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आप दो तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, और दोनों में ही कार्बन की संख्या आप गिनिए, एक दो तीन चार। हमारे दोनों में ही कार्बन कितने हैं? चार। थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर दिखाई दे। दोनों में ही हमारे दोनों जो यौगिक हैं उसमें कार्बन की संख्या क्या है बच्चों? चार। कार्बन की संख्या है चार। और हाइड्रोजन यहाँ पे आप काउंट कीजिए कितने हैं। हाइड्रोजन है आपके 10। हाइड्रोजन 10। अगर यहाँ पे भी आप काउंट करेंगे इस दूसरी संरचना में, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कार्बन तो हमारे यहाँ तो नंबरिंग भी आपको दिख रही है, कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन जो है हमारे देखिए 3 ऊपर है, 3 इधर, 6 7, और ये 3 10। तो कार्बन हमारे कितने हैं यहाँ पर भी, ओ सॉरी, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे यहाँ पर? 10 हाइड्रोजन हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि दोनों संरचनाएं दिखने में आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी ऐसे। लेकिन इनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए आप सेम है। इधर भी C4H10 और आपका इधर भी C4H10। तो इस तरह कार्बन की जो ये क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं? समावयन। क्या बोलते हैं? समावयन। तो ऊपर देखिए आप, डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है। समान सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाता है। यानी कि कार्बन में ये क्षमता भी है कि सेम फॉर्मूला रहते हुए भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। और हिंदी में ऊपर नाम लिखा हुआ आइए आपके पास, समावय। ठीक है। संरचना, संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चर होता है किसी चीज की बनावट, और समावयन यानी मैंने आपको बता दिया कि कार्बन में ये क्षमता है
कि वो अलग अलग संरचनाएं बना सकता है, जबकि उनका परमाणु फॉर्मूला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो समान सूत्र, सूत्र यहाँ पर हमारा जो शब्द है उसको आप ध्यान दीजिए, सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला सेम लेकिन डिफरेंट संरचना जब वो बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयन। कार्बन की ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर जो देखिए 4 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसका नाम भी लिखा हुआ है बच्चों। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आप इस चीज को नोट करें कि यहाँ देखिए इसका नाम लिखा हुआ है ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। अब जहां पर आप और इस तरह के संरचनात्मक समावयन भी बनाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों यहाँ पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन यौगिक, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। अब शुरू में ही हमने जो स्लाइड्स देखी थी देखो, उनमें ही हम पढ़ चुके हैं। बार बार देखो बातें रिपीट होंगी बच्चों यहाँ पर। आपको लग रहा होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बार बार आ रहा है, लेकिन उसी की वजह से ही कार्बन जो है इतना वर्सेटाइल, इतना अलग अलग चीजें कर पाता है। अब कार्बन के हमने देखा था कि इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है, कितने भी हो सकते हैं, है ना, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कि ये एकल आबंध हो, देखिए यहाँ पर आप परिभाषा में देख सकते हैं, ऐसे संतृप्त कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। ऐसे यौगिक जिनके बीच सिंगल का बॉन्ड हो उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आगे जाके आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि इनको हम एल्केन एल एल्केन भी कहते हैं। इनको हम एल्केन्स कहते हैं। सबसे पहला हमारा एल्केन कौन सा था? जैसे CH4, इसका नाम क्या था? मीथेन। इसी तरह C2H6, इथेन। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। आपने अभी यहाँ पर यही बात याद रखनी है कि संतृप्त कार्बन यौगिक वो होते हैं जिनमें एकल आबंध होता है। एकल आबंध वाले जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अब हम देखते हैं कि फिर द्विआबंध और त्रिआबंध वालों का क्या नाम है। आप ये नाम बहुत बार सुनते भी हैं बच्चों। अनसैचुरेटेड जो है फैट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, घी के बारे में, रिफाइंड के बारे में जब ऐसी बात आती है तो आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड शब्द वहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है। अब है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हमारे कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन? देखिए जिनमें द्विआबंध या त्रिआबंध होता है उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द्विआबंध वाले और त्रिआबंध वाले जो हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सब बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर में भी इनको हम बहुत, सॉरी नेक्स्ट जो इसका पार्ट पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये पार्ट 1 है, चैप्टर बहुत बड़ा है ये, तो हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे बच्चों। और नेक्स्ट पार्ट में भी जब हम इन चीजों के बारे में दोबारा बात करें ताकि तो आपको ये पता हो, और उससे फिर आपको वो समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आप फिर इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए इस पार्ट में, इस जो चैप्टर का जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अपना, उसको हम एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। कि हमने सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और यही कारण है कि वो बहुत सारे तरह के आबंध बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ सह संयोजी आबंध बनाता है। कार्बन सह संयोजी आबंध बनाता है।
इसके बाद हमने पढ़ा कि कार्बन के तीन अपर रूप हैं, भौतिक रूप से तीन रूपों में मिलता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। कार्बन की मुख्य प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या थी हमारी, श्रृंखला, यानी कई तरह की श्रृंखलाएं बनाने की, शाखित संरचनाएं, वलय रूपी संरचनाएं बनाने की क्षमता रखता है। और नेक्स्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा कि कार्बन में द्विआबंध, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध बन सकते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, आप इनको अपनी कॉपी में नोट जरूर करें, क्योंकि लिखने से बच्चों क्या होता है कि आप उनको चीजों को याद इजीली रख पाएंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं तो आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इनको जरूर करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपने संरचना बनानी है, तो एलोट्रॉप्स आपको ध्यान आ रहा होगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, उनकी संरचना बनाएंगे आप। और दूसरा जो है कि क्लोरीन में आपने सह संयोजी आबंध बना के दिखाना है। तीसरा क्वेश्चन है कि श्रृंखलन को आप उदाहरण सहित लिखेंगे। और चौथे क्वेश्चन में आप कुछ आपको यौगिक बताए गए हैं, लेकिन उनमें आबंध के आधार पर आप ये बताएंगे कि वो संतृप्त है या असंतृप्त है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट वन में जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वो क्लियरली समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग बच्चों, पढ़ते रहें आप।